अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि जब यूनिवर्स की शुरुआत भी नहीं हुई थी, टाइम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब क्या एग्जिस्ट करता था, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा डार्कनेस। बट हियर्स द थिंग, ये डार्कनेस भी हमारे यूनिवर्स का ही हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू साइंस, स्पेस और टाइम से पहले था सिर्फ नथिंग। यस, ओनली नथिंग। बट अब एक सवाल खड़ा होता है कि जब स्पेस टाइम से पहले कुछ था ही नहीं, तो स्पेस टाइम को जन्म किसने दिया? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हम सबने पढ़ा है। तो फिर यूनिवर्स की शुरुआत से पहले इतनी सारी एनर्जी आखिर आई कहां से? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बट शायद सच्चाई हमसे बहुत दूर है। अगर हम टाइम को रिवर्स करते हैं, हर सेकंड को पीछे खींचते हुए, हर गैलेक्सी को सिकोड़ते हुए, हर स्टार को एक्सटिंग्विश करते हुए और हर एटम को तोड़ते हुए, जब तक सब कुछ वापस उस पॉइंट पे ना जाए जहां पर कुछ भी नहीं बचता, ना प्लैनेट्स, ना स्टार्स, ना लाइट और ना ही डार्कनेस। अब यहाँ से शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डरावना सवाल कि जब यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब क्या एग्जिस्ट करता था? अब देखो, ज्यादा लोग बोलेंगे डार्कनेस, लेकिन डार्कनेस भी एक चीज होती है, और जहां पर कोई चीज होती है वहां पर यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका होता है। देखो, साइंस के हिसाब से ट्रू बिगिनिंग में डार्कनेस भी नहीं थी, सिर्फ नथिंगनेस था। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये नथिंग वो चीज नहीं है जो हम रोजाना जिंदगी में सोचते हैं। फिजिक्स में नथिंग का मतलब कोई खाली कमरा नहीं होता या फिर कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं होती। फिजिक्स में नथिंग का मतलब होता है क्वांटम वैक्यूम। अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे करके खराब होने लग जाएगा, क्योंकि क्वांटम वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई मैटर नहीं होता, लेकिन क्वांटम फील्ड एग्जिस्ट करती है, यानी कि खाली स्पेस भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी कभी भी परफेक्टली स्टिल नहीं रह सकती। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी और टाइम ये दोनों एक साथ परफेक्टली डिफाइन नहीं किए जा सकते, जिसका रिजल्ट है वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। वैक्यूम फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है नथिंग दैट मूव्स, बट इवन नथिंग भी कभी ना कभी मूव करता रहता है। क्वांटम वैक्यूम के अंदर एनर्जी छोटे छोटे मोमेंट के लिए अपीयर होती है, फिर तुरंत डिसअपीयर हो जाती है। इस मोमेंट पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स बनते हैं, फिर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पार्टिकल्स तो वर्चुअल होता है, लेकिन इनका इफेक्ट रियल होता है। मतलब नथिंग अनस्टेबल होता है, लेकिन जहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर चेंज इनएविटेबल होता है। अब स्केल को और छोटा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। इस स्केल पर, जिसे प्लैंक स्केल कहते हैं, यहाँ पर ना तो स्पेस स्मूथ रहता है और ना ही टाइम कंटिन्यूअस रहता है। जॉन व्हीलर ने इसे नाम दिया था क्वांटम फोम। इस फॉर्म में स्पेस टाइम बबल करता है, ज्योमेट्री कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है, मिनी फ्लक्चुएशंस और मिनी डिस्टॉर्शंस होते रहते हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया। बिग बैंग का मतलब ये नहीं था कि किसी ने स्विच ऑन कर दिया। बिग बैंग का मतलब ये था कि स्पेस टाइम ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। क्वांटम वैक्यूम के पास एनर्जी होती है, और जब वो एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है तो एक्सपेंशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो सकता है। शायद, सिर्फ शायद, वैक्यूम फ्लक्चुएशन ने स्पेस टाइम को जन्म दिया, और उसी पॉइंट से टाइम की शुरुआत हुई। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ना ही कोई बॉम्ब था और ना ही कोई ब्लास्ट। बिग बैंग एक इनिशियल कंडीशन थी, एक ऐसी स्टेट जहां पर डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था, वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो था, और यहीं से स्पेस एक्सपेंड करना शुरू करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिग बैंग कोई स्पेस में नहीं हुआ, बल्कि बिग बैंग से ही स्पेस बना है। इसीलिए यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है। जिस भी पॉइंट पे आप खड़े रहते हो उसे आप यूनिवर्स का सेंटर मान सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स हर डायरेक्शन से इक्वली एक्सपेंड हो रहा है। और क्योंकि टाइम भी इसी मोमेंट पे शुरू हुआ था, इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था ये साइंस के लिए भी एक अनडिफाइंड क्वेश्चन है। देखो, ब्रह्मांड से पहले क्या था ये एक अलग कहानी है, लेकिन जैसे ही बिग बैंग हुआ, सबसे पहला जो फेज था वो था प्लैंक इपॉक, जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 10⁻⁻43 सेकंड्स थी। इतना छोटा टाइम कि हमारी बेस्ट क्लॉक्स भी इसे मेजर नहीं कर सकती। इस फेज में सभी फोर्सेस एक थी, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, सब यूनिफाइड थी। फिजिक्स के जो रूल्स हम जानते हैं यहाँ पर काम नहीं करते थे। जनरल रिलेटिविटी यहाँ पर फेल हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर इनकम्प्लीट हो जाती है, और इसी जोन को हम कहते हैं क्वांटम ग्रेविटी जोन। अब क्योंकि हमारे पास क्वांटम ग्रेविटी की कंप्लीट थ्योरी नहीं है, इसलिए इस एरा के बारे में हम ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं जानते। इसलिए ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर है कि यूनिवर्स के सबसे इनिशियल टाइम में एक्चुअली हुआ क्या था। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता है, प्लैंक अपॉच खत्म हो जाता है और एक सेपरेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले ग्रेविटी अलग हो जाती है, बाकी तीन फोर्सेस जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस, ये तीन फोर्सेस अभी भी एक साथ ही हैं। यूनिवर्स अब एक हाइपर एनर्जी सूप जैसा है, जिसका टेम्परेचर है लगभग 10⁻32 केल्विन। इतनी एनर्जी पर मैटर का कोई मतलब ही नहीं होता, सब कुछ एनर्जी ही होती है। पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, इस वजह से सब कुछ कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म होता रहता है। अब आता है यूनिवर्स का सबसे ड्रामेटिक और सबसे डेंजरस मोमेंट, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये सिर्फ 10⁻⁻36 से 10⁻32 सेकंड में शुरू हो गया। इतने छोटे टाइम में यूनिवर्स ने अपना साइज ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस टाइम बड़ा कर लिया। स्पेस इतनी तेज से एक्सपेंड कर रहा था कि लाइट की स्पीड भी उसके सामने बहुत छोटी लगेगी। अब देखो, ये फिजिक्स का वायलेशन नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है, स्पेस पे नहीं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो छोटी छोटी क्वांटम फ्लक्चुएशंस थी, इन्फ्लेशन ने उन्हें कॉस्मिक स्केल पर स्ट्रेच कर दिया। वही रिपल्स आगे जाकर गैलेक्सीज का सीड बनी। यानी एक सेकंड से भी 1 ट्रिलियन के कम टाइम में यूनिवर्स का साइज प्रोटॉन से हटकर इतना बड़ा हो गया। That's totally mind blowing। देखो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया ये सब कुछ एक सेकंड के अंदर हुआ है। अभी ये सेकंड पूरा नहीं हुआ। अब जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता है एक और सिमेट्री ब्रेक होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अलग हो जाती हैं, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी सेपरेट हो जाती है और इसी मोमेंट पे हिग्स फील्ड एक्टिवेट होती है। इससे पहले पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, लाइट जैसा बिहेव करते हैं। हिग्स के बाद पार्टिकल्स को मास मिलने लगता है, स्ट्रक्चर पॉसिबल बनने लगते हैं और यूनिवर्स पहली बार शेप लेने लगता है। अभी तक ना तो एटम्स बने, ना ही प्रोटॉन्स बने और ना ही न्यूट्रॉन्स बने, सिर्फ एनर्जी है और हर सेकंड में करोड़ों रिएक्शंस हो रही हैं। अब जैसे यूनिवर्स को पैदा हुए एक सेकंड हो गया था, फंडामेंटल पार्टिकल्स स्टेबल होने लग गए थे और न्यूट्रिनोस मैटर से अलग हो गए थे। पूरे यूनिवर्स में एक वॉर शुरू हो गई थी, मैटर वर्सेस एंटी मैटर। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल बनते हैं, टकराते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हर बिलियन पार्टिकल्स में से एक एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल बच जाता है। इसी इम्बैलेंस को कहते हैं ब्रियॉन एसिमेट्री। अगर ये इम्बैलेंस ना होता तो ना तो स्टार्स बनते, ना प्लैनेट्स, ना लाइफ, ना तुम, ना मैं। ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या था एग्जैक्ट कोई भी नहीं जानता, लेकिन यूनिवर्स की शुरुआत सिंपल नहीं थी, परफेक्ट भी नहीं थी और प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिंपली अनस्टेबल थी, केओटिक थी। यूनिवर्स से पहले क्या था इसके बारे में हम अभी भी अंधेरे में हैं। पर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स से पहले सिर्फ डार्कनेस थी, लेकिन डार्कनेस भी एक चीज होती है और जहाँ पर कोई चीज होती है वहाँ पर यूनिवर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन शायद इसी डार्कनेस में सबसे गहरा सच छुपा है, जो कि है नथिंगनेस। और अगर हमारे यूनिवर्स की शुरुआत नथिंगनेस से हो सकती है तो शायद हम भी नथिंग से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब यूनिवर्स पैदा हो चुका है लेकिन अभी भी एक खाली पोटेंशियल है, जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी जिसके पास सांस तो है लेकिन यादें नहीं, जिसके पास एनर्जी तो है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं। इससे पहले हमने जाना कि कुछ भी ना होने से सब कुछ होने लगा। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स अपनी पहली रियल स्किल सीखने वाला है। अब ये सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बिल्ड करेगा। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स तेजी से ठंडा हो रहा था, हर सेकंड के साथ टेम्परेचर गिर रहा था, एनर्जी धीरे धीरे करके मैटर बनने के लायक हो रही थी और लगभग एक सेकंड के बाद एक क्रूशियल चीज होती है, क्वार्क, जो अब तक फ्री घूम रहे थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए एक दूसरे से बाइंड करने लगते हैं और यहीं पर यूनिवर्स के सबसे स्टेबल ब्लॉक्स बनते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये वो बेसिक ब्रिक्स हैं जिससे आगे जाकर एटम्स बनेंगे, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी का ओशन नहीं है, अब इसमें पार्टिकल्स है। जैसे जैसे सेकंड्स मिनटों में बदलते रहते हैं, यूनिवर्स एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टकराते हैं, जुड़ते हैं, टूट जाते हैं और फिर दोबारा से जुड़ते हैं। ब्रह्मांड के जन्म के सिर्फ 3 मिनट बाद तक यूनिवर्स सिर्फ कुछ ही चीजों को बना पाता है और वो भी सिर्फ लाइट पार्टिकल्स ही हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है, टाइम बहुत कम है, जिसका रिजल्ट ही है कि यूनिवर्स के सबसे पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी लिथियम, बस यही बन पाए थे। इसी वजह से आज भी यूनिवर्स में 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। ये रेशो रैंडम नहीं है, बिग बैंग के पहले 3 मिनट का प्रूफ है। यही वो रीजन है कि आज यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। उसके बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो जाता है कि फ्यूजन ऑलमोस्ट रुक जाता है। अब यूनिवर्स के पास मैटर है लेकिन पावर अभी भी उसके पास नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स अभी भी रेडिएशन डोमिनेटेड है। मतलब फोटॉन्स तो हर जगह हैं, लेकिन एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन से भी ज्यादा है। फोटॉन्स कंटिन्यूअसली मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, न्यूक्लियाई से बाउंस करते हैं। यूनिवर्स का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जैसे कि गाढ़ा फॉग। बिल्कुल ऐसे ही यूनिवर्स के पास लाइट तो थी लेकिन वो एस्केप नहीं कर पा रही थी। यूनिवर्स इस टाइप पे ब्राइट था पर ट्रांसपेरेंट नहीं, कोई भी फोटोन आगे ट्रैवल कर ही नहीं पा रहा था। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। लगभग 47,000 ईयर्स बाद मैटर और रेडिएशन एक बराबर पोजीशन पे आ जाते हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं मैटर रेडिएशन इक्वालिटी। इससे पहले रेडिएशन डोमिनेंट थी, मैटर को क्लब नहीं होने दे रही थी। इसके बाद रेडिएशन फास्ट डाइल्यूट होती है, मैटर रिलेटिविटी पावरफुल हो जाती है और जैसे ही रेडिएशन का प्रेशर कम होता है एक पुरानी फोर्स फाइनली एक्टिव हो जाती है, ग्रेविटी। यहीं पर डार्क मैटर अपना असली रोल दिखाता है। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, रेडिएशन से अनअफेक्टेड रहता है। इसलिए जब फोटॉन्स मैटर को पुश कर रहे थे, डार्क मैटर क्वाइटली क्लम्प हो रहा था। अब जब रेडिएशन वीक हो चुकी है, नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल वेव्स में गिरना शुरू करता है। यानी यूनिवर्स अब पहली बार स्ट्रक्चर बनाना सीखेगा। अब यूनिवर्स और ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर गिरते गिरते लगभग 3000 केल्विन तक पहुंच गया है और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक इवेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो अब तक फ्री घूम रहे थे अब स्लो हो जाते हैं और पहली बार प्रोटॉन के साथ बाइंड हो जाते हैं। यानी इस वक्त यूनिवर्स के सबसे पहले न्यूट्रल एटम्स बनने लग गए थे। यस, वही एटम्स जिससे हमारा शरीर बना है। इसमें से जो मोस्टली न्यूट्रल एटम्स थे वो हाइड्रोजन और हीलियम के थे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये पहली बार कंबाइन हो रहे थे।
इस मोमेंट पे एक बहुत ही मैजिकल चीज होती है, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लाइट जो अब तक ट्रैप थी वो फाइनली फ्री हो जाती है और जो फोटॉन्स उस मोमेंट पे रिलीज हुए थे वो आज भी ट्रेवल कर रहे हैं। ये बात लिटरली तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। आज से 14 बिलियन साल पहले जो बिग बैंग से फोटॉन रिलीज हुए थे और जो फोटॉन्स तुम्हारी आंखों में अभी गिर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी अगर तुम उन फोटॉन्स के नजरिए से देखोगे तो बिग बैंग और अभी के टाइम के बीच का जो 14 बिलियन साल का गैप है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो, फोटॉन्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और जो भी कोई चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है उसके लिए टाइम रुक जाता है। यानी कि जो फोटॉन्स तुम्हारी आंखों में गिर रहे हैं उनके लिए टाइम जैसी कोई चीज है ही नहीं। यानी कि तुम अगर वो फोटॉन होते तो तुम्हारे हिसाब से बिग बैंग जस्ट अभी हुआ है। आज जब हम पावरफुल टेलीस्कोप से स्पेस को देखते हैं तो हमें एक फेंट माइक्रोवेव ग्लो दिखता है, हर डायरेक्शन में बिल्कुल यूनिफॉर्म। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यूनिवर्स का बेबी पिक्चर। जब यूनिवर्स की 3,80,000 साल की उम्र थी, ये तब का स्नैपशॉट है। इस लाइट का टेम्परेचर आज 2.7 केल्विन है और इस पिक्चर में टाइनी टेम्परेचर वाइब्रेशंस होती हैं और यही टाइनी डिफरेंस फ्यूचर गैलेक्सीज का ब्लूप्रिंट है। सीएमबी सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ये एक डेटा रिच मैप है। इससे हम जान सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअली कितना फास्ट एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पर कितना मैटर है, कितना डार्क मैटर है, हमारा यूनिवर्स फ्लैट है या कर्व्ड है। सीएमबी के बाद कोई नया लाइट सोर्स नहीं है, नो स्टार्स, नो गैलेक्सीज, नो प्लैनेट। यूनिवर्स एंटर कर चुका है अपने लॉन्गेस्ट नाइट में, जैसा कहते हैं द डार्क एजेस। इसका टाइम स्पेन था लगभग 3,80,000 साल से लेके 150 मिलियन ईयर्स तक। इस टाइम पे यूनिवर्स का हर एक कोना न्यूट्रल हाइड्रोजन से भर रहा था। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन ग्रेविटी अभी भी काफी पेशेंट है और जैसे जैसे मैटर क्लम्प होता जाता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। यानी यूनिवर्स अब एक नई चीज के करीब आता जा रहा है, इग्निशन। यूनिवर्स की सबसे पहली रोशनी एकदम से नहीं आ गई थी, हजारों सालों का टाइम लगा, क्योंकि ऑर्डर टाइम मांगता है। एटम्स बने, फिर लाइट फ्री हुई और फिर से अंधेरा छा गया और इसी अंधेरे में यूनिवर्स अपने अगले मास्टरपीस की प्लानिंग करता है, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवेंचुअली लाइफ। अगर यूनिवर्स जल्दी करता तो शायद कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाता। यूनिवर्स बहुत देर से चुप था। 3,80,000 साल के बाद जब पहली रोशनी फ्री हुई, उसके बाद भी यूनिवर्स अंधेरे में ही था। ना ही स्टार्स थे, ना ही प्लैनेट्स थे, ना ही गैलेक्सीज थी और ना ही कुछ और था। सिर्फ ठंडा होता हुआ हाइड्रोजन और एक साइलेंट फोर्स जो बिना आवाज के काम कर रही थी, ग्रेविटी। ग्रेविटी ने मिलियंस ऑफ सालों तक हाइड्रोजन के क्लाउड्स को धीरे धीरे करके कंप्रेस किया। हर कंप्रेशन के साथ प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, जिसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स इतने पास आ जाते हैं कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और यूनिवर्स के गहरे अंधेरे में पहली चिंगारी जलती है, द फर्स्ट स्टार। ये कोई नॉर्मल स्टार नहीं था, ये था पॉपुलेशन 3 स्टार, यूनिवर्स का सबसे पहला दिया। ये स्टार्स आज के स्टार्स के जैसे नहीं थे। इनके पास ना तो कार्बन था, ना ही ऑक्सीजन और ना ही कोई मेटल था, तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। और यही चीज इन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, क्योंकि हैवी एलिमेंट्स कूलिंग में मदद करते हैं और जब कूलिंग नहीं होती तो गैस क्लाउड्स और भी ज्यादा मैसिव बनते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि पॉपुलेशन 3 स्टार 100 से 300 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा लुमिनस और वॉलेंट होते हैं। ये स्टार्स तेजी से जलते थे, तेजी से मरते भी थे। इनका लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स का होता था। इनको अगर आज के स्टार से कंपेयर करोगे तो हमारा जो सूरज है उसकी खुद की एज 4.5 बिलियन ईयर्स की है और वो अभी भी अपने टीनेज में है। लेकिन जो पॉपुलेशन 3 स्टार्स होते थे, ये कुछ ही मिलियन ईयर्स में बनते भी थे और मर भी जाते थे। इन स्टार्स का सबसे बड़ा काम सिर्फ रोशनी देना नहीं था, बल्कि इन्होंने डार्क एजेस को खत्म कर दिया, यूनिवर्स को फिर से रीआयोनाइज कर दिया और पहली बार हैवी एलिमेंट्स बनाए। अगर ये पॉपुलेशन 3 स्टार ना होते तो हमारा यूनिवर्स केमिकली डेड हो जाता। यानी कि ना तो स्टार्स का जन्म होता, ना ही प्लैनेट्स का, ना ही गैलेक्सीज का और ना ही हमारा। जैसे ही पॉपुलेशन 3 स्टार का फ्यूल खत्म होता है, उनका एंड शुरू हो जाता है। लेकिन ये एंड शांत नहीं होता, ये एंड होता है सुपरनोवा, एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसके अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो कुछ सेकंड के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। बिग बैंग सिर्फ लाइट एलिमेंट्स बना पाया था, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, ये सब बिग बैंग में नहीं बने थे, ये बने थे स्टार्स के दिलों में। और जब ये स्टार्स बढ़ते हैं तो ये एलिमेंट स्पेस में बिखर जाते हैं, लाइक कार्बन जो लाइफ का सबसे बड़ा बेस है, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, आयरन जो हमारे खून को लाल बनाता है, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को बनाता है, यानी कि गोल्ड और यूरेनियम जो दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है,
इनका जन्म यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स में होता है। स्टार्स कभी भी अकेले नहीं रहते। जहाँ भी स्टार्स बनते हैं वहाँ पर ग्रेविटी उन्हें एक साथ रखना शुरू कर देती है। छोटे गैस क्लाउड्स मर्ज करते रहते हैं, कोलैप्स करते रहते हैं, स्टार्स के क्लस्टर्स बनते रहते हैं और धीरे धीरे करके सबसे पहली गैलेक्सीज का जन्म होता है। इन गैलेक्सीज को ड्वार्फ गैलेक्सीज कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं, इर्रेगुलर होती है और बहुत ही अनस्टेबल होती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक बार में नहीं बन गई थी, वो भी डजन्स ऑफ ड्वार्फ गैलेक्सी के टकराने से बनी है। हर टकराव के साथ ज्यादा स्टार्स, ज्यादा गैसेस, ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते चले गए। अब देखो यहाँ पर एक चीज है जो दिखती तो नहीं लेकिन सब कुछ कंट्रोल करती है, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स का 95% है। यस, यू गेस्ड इट राइट, डार्क मैटर। डार्क मैटर लाइट एमिट नहीं करता, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, डायरेक्टली इंटरैक्ट भी नहीं करता, लेकिन ग्रेविटी के थ्रू सब कुछ शेप करता है। ये डार्क मैटर ही है जो हमारी गैलेक्सीज को स्टेबल रखता है। अगर डार्क मैटर ना हो तो हमारी सभी गैलेक्सीज बिखरने लग जाएगी। अब जैसे जैसे गैलेक्सीज बन रही हैं, उनके सेंटर में एक और चीज ग्रो कर रही है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। लाइक हमारी गैलेक्सी में भी एक है जिसे बोलते हैं सैजिटेरियस ए। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से मिलियंस टू बिलियंस टाइम ज्यादा मैसिव हो सकते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निकल जाते हैं। इनको लेकर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि अर्ली यूनिवर्स के पास इतना टाइम ही नहीं था, तो ये इतने कम टाइम में इतने मैसिव कैसे हो गए। अब रीजन जो भी हो, हम इतना तो जानते हैं कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। यूनिवर्स के पैदा होने के लगभग 1 बिलियन साल के बाद एक पर्टिकुलर रीजन में एक गैलेक्सी मैच्योर होने लगती है, वही गैलेक्सी जिसमें हम आज रह रहे हैं। यस, मिल्की वे। लेकिन हमारी ये गैलेक्सी इतने आसानी से नहीं बन गई थी, ये हजारों प्रोटो गैलेक्सीज के टकराने से बनी थी, जिन्हें हम कहते हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज। इन टकराव के बाद इस गैलेक्सी ने धीरे धीरे करके डिस्क की शेप लेनी शुरू करी, स्पाइरल आर्म्स डेवलप किए। इन्हीं टकराव की वजह से हमारी गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और शायद हजारों से लाखों इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी, जिन्हें हम इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे। ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से हमारी ही गैलेक्सी के अंदर करीब 10,000 से 4 करोड़ ऐसी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो शायद हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे और वो हमसे कभी मिल नहीं पाएंगे, जिसका रीजन मैं तुमसे अगली वीडियो में शेयर करूंगा। यूनिवर्स का सबसे बड़ा लेसन यही है कि क्रिएशन एक मोमेंट में नहीं होती, क्रिएशन एक प्रोसेस है। पहले अंधेरा, फिर रोशनी, फिर स्ट्रक्चर और फिर स्टेबिलिटी। और इस काम में यूनिवर्स को भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा। अब यूनिवर्स फुल्ली फिट है, फुल्ली स्ट्रक्चर्ड भी है और पूरी तरह से रेडी भी है। अब बारी है लाइफ की और वो कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूनिवर्स में सबसे पहले लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, यूनिवर्स में लाइफ के होने का एक्चुअल मतलब होता क्या है, हमारी जैसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस कैसे पैदा हुई, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने एवोल्यूशन और कितने दर्द भरे स्टेजेस को पार किया, हमसे पहले हजारों और लाखों स्पीशीज ने ऐसी क्या गलती करी जो वो आज के टाइम पर बिल्कुल विलुप्त हो गए। ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो की है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो कि हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग का सेकंड एपिसोड होने वाला है। तो अगर आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।